हम रेशियो एनालिसिस चैप्टर पढ़ रहे थे, उसी को कंटिन्यू करने जा रहे हैं, रेशियो एनालिसिस को ही। हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर रेशियो एनालिसिस के अंदर सॉल्वेंसी रेशियोज की बात करना स्टार्ट किया था। सॉल्वेंसी रेशियोज आर दोज रेशियोज which are generally calculated to determine the long-term solvency position of the business. लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन जानने के लिए अपन सॉल्वेंसी रेशियो निकालते हैं। सेकंड टाइप ऑफ रेशियो सॉल्वेंसी रेशियो बेसिकली 4 तरीके की होती है। दीज आर 4 टाइप सॉल्वेंसी रेशियोज। कौन कौन से 4 तरीके की होती हैं? सबसे पहली होती है आपके लिए डेप्ट इक्विटी रेशियो, जो कि लास्ट क्लास में अपन ने देखी कि व्हाट इज डेप्ट इक्विटी रेशियो। सेकंड इज टोटल एसेट टू डेट रेशियो। थर्ड इज प्रोप्राइटरी रेशियो एंड फोर्थ इज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो चलिए, हमने डेप्ट इक्विटी रेशियो के बारे में लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। उसी रेशियो को आज आगे कंटिन्यू भी करने जा रहे हैं। डेप्ट इक्विटी रेशियो क्या होता है? डेप्ट इक्विटी रेशियो लॉन्ग टर्म डेप्ट और शेयरहोल्डर फंड के बीच में रिलेशनशिप बताता है। लॉन्ग टर्म डेप्ट यानी डेप्ट अपॉन शेयरहोल्डर फंड या नेटवर्थ है, इक्विटी बोलते हैं, डेप्ट अपॉन इक्विटी। लॉन्ग टर्म डेप्ट आपके लिए लॉन्ग टर्म डेप्ट के अंदर लॉन्ग टर्म लोन और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस आते हैं। शोल्डर फंड और नेटवर्थ के अंदर बेसिकली आपके पास जो जो आता है, एक तो शेयर कैपिटल आता है, प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर कैपिटल, और रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर जो आएगा जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, एनी अदर रिजर्व, और पी&एल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस माइनस करते हैं, पी&एल अकाउंट का डेबिट बैलेंस, और माइनस करते हैं अगर कोई मिसलेनियस एक्सपेंसेस अनरिटर्न ऑफ है या फिर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस जिन्हें डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस है वो अनरिटर्न ऑफ है। तो डेप्ट अपॉन इक्विटी, डेप्ट अपॉन इक्विटी डिवाइड करके अपन डेप्ट इक्विटी रेशियो निकालते हैं। डेप्ट इक्विटी रेशियो निकालने के लिए डेप्ट चाहिए, इक्विटी चाहिए। बैलेंस शीट में अपन इसको समझे, बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपको दे रखा है, बेसिक बैलेंस शीट आपको बना के दी हुई है। ये बैलेंस शीट के फॉर्मेट में अगर अपन समझे तो एक तो अपन को डेप्ट चाहिए। डेप्ट नॉर्मली कौन सी किस में आता है? नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर। दिस इज योर डेप्ट, नॉन करंट लायबिलिटीज, ये डेप्ट है। और इक्विटी के अंदर ये शेयर होल्डर फंड, जो शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, ये इक्विटी है। दिस इज योर इक्विटी। अब देखो, इसको कई तरीके से, अलग अलग तरीके से निकाला जा सकता है। जैसे डेप्ट की बात करूं तो नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी दोनों को मिलाकर टोटल डेप्ट देते हैं। अगर टोटल डेप्ट में से करंट लायबिलिटी माइनस करूंगा तो अगेन नॉन करंट लायबिलिटी आ जाएगा। तो अपन यूं भी कह सकते हैं कि नॉन करंट लायबिलिटी या फिर लॉन्ग टर्म डेप्ट किसके बराबर होता है? टोटल डेप्ट माइनस करंट लायबिलिटी, ये भी कह सकते हैं। दूसरा तरीका, कई बार आपको टोटल एसेट्स दे रखी होती है, टोटल एसेट्स, और यहां पे आपको करंट लायबिलिटी दे रखी होती है और नॉन करंट लायबिलिटी दे रखी होती है, तो आपको शेयर होल्डर फंड निकालना होता है। तो टोटल एसेट आपके सामने है, टोटल एसेट्स में से करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी माइनस कर दूं तो शेयर होल्डर फंड आ जाएगा। टोटल एसेट्स में से, एक सेकेंड, टोटल एसेट्स में से नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? शेयर होल्डर फंड, क्योंकि टोटल एसेट और टोटल लायबिलिटी बराबर होती है, ये जानते हैं आप। इसमें से माइनस करूंगा तो यही बचेगा, शेयर होल्डर फंड। ये एक बहुत पॉपुलर फॉर्मूला है शेयर होल्डर फंड को निकालने का, उसके बारे में बात करता हूं, जो जनरली कई बार दिया हुआ भी रहता है आपको। आप ध्यान से सुनिएगा, टोटल एसेट्स में से, या टोटल एसेट्स नहीं दे रखी होती, कई बार आपको फिक्स एसेट्स दे रखी है, फिक्स एसेट्स या नॉन करंट एसेट्स दे रखी हैं। तो अपन को अगर नॉन करंट एसेट्स दे रखी हैं, नॉन करंट एसेट्स, और वर्किंग कैपिटल दे रखी होती है, नॉन करंट एसेट्स और वर्किंग कैपिटल दोनों जोड़ लूं, वर्किंग कैपिटल, और माइनस कर लूं इसमें से नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी, तो भी शेयर होल्डर फंड आ जाएगा। क्या फॉर्मूला बताया मैंने शेयर होल्डर फंड के लिए? नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल माइनस नॉन करंट लायबिलिटी। सर ये क्या हुआ?
अगर आप ध्यान से देखो तो नॉन करंट एसेट्स, वर्किंग कैपिटल कितने के बराबर होता है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी और माइनस नॉन करंट लायबिलिटी। तो इसे ध्यान से देखो, नॉन करंट एसेट्स में प्लस हो गया करंट एसेट्स, तो आपके पास क्या आ गया? टोटल एसेट्स। उसमें से आपने माइनस कर दिया करंट लायबिलिटी और माइनस कर दिया नॉन करंट लायबिलिटी, तो ऑब्वियसली क्या बचेगा आपके पास? शेयर होल्डर फंड। तो ये बैलेंस शीट अप्रोच के लिए बैलेंस शीट का बेसिक फॉर्मेट ध्यान होना जरूरी है। तो आपको ये ध्यान होना चाहिए, आप है ना एसेट साइड से भी पहुंच सकते हो शेयर होल्डर फंड पे। टोटल एसेट्स में से करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी या टोटल डेट माइनस कर दो, टोटल एसेट माइनस टोटल डेट, तो भी आपके पास क्या आ जाएगा? शेयर होल्डर फंड आ जाएगा। या फिर आपको करंट एसेट्स नॉन करंट एसेट्स अलग अलग दे रखी है, तो नॉन करंट एसेट्स में से करंट एसेट ऐड करो, माइनस करो करंट लायबिलिटी, माइनस करो नॉन करंट लायबिलिटी, तो भी शेयर होल्डर फंड आ जाएगा। या फिर कई बार वर्किंग कैपिटल दे रखा हो तो नॉन करंट एसेट्स में ऐड करो वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल इज करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, तो बस एक नॉन करंट लायबिलिटी और माइनस करते ही आपके पास क्या आ जाएगा? शेयर होल्डर फंड आ जाएगा। तो ये अप्रोच आपको ध्यान में रखनी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, 29th क्वेश्चन देख रहे हैं। 28 तक अपन ने कर लिया था, अभी 29th क्वेश्चन अपन बात कर रहे हैं। बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड शोज द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। बैलेंस शीट दे रखी है, शेयर कैपिटल दे रखा है 10 लाख का, रिजर्व एंड सरप्लस 15 लाख का, जनरल रिजर्व 5 लाख का, लॉन्ग टर्म लोन दे रखा है 40 लाख का, पब्लिक डिपॉजिट 10 लाख का, करंट एसेट 16 लाख का, करंट लायबिलिटी 10 लाख का, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 4 लाख का, फिक्स एसेट्स कॉस्ट पे 8 लाख के, डेप्रिसिएशन 80 लाख का, इसमें डेप्रिसिएशन माइनस का रखा है 15 लाख। सबसे पहले कैलकुलेट अ रेशियो इंक्लूडिंग लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ कंपनी। लॉन्ग टर्म भी पोजीशन बतानी है, शॉर्ट टर्म भी बतानी है फाइनेंशियल पोजीशन। लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन तो सॉल्वेंसी रेशियो, डेब्ट इक्विटी रेशियो, और शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल रेशियो या करंट रेशियो से निकलेगी। क्विक रेशियो नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि इन्वेंटरी की अलग से कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो सबसे पहले एक एक करके बात करते हैं। देखो शेयर होल्डर फंड में क्या क्या आएगा, शेयर होल्डर फंड में, और लॉन्ग टर्म डेट, लॉन्ग टर्म डेट में क्या क्या आएगा। शेयर होल्डर फंड में एक तो शेयर कैपिटल आएगा, ये शेयर होल्डर फंड है, या नेट वर्थ जिसे बोलते हैं, इक्विटी जिसे बोलते हैं, और रिजर्व एंड सरप्लस भी आएगा। सर जनरल रिजर्व, अब यहां पे इसने ट्रिक खेल गया आपके साथ। रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर ही तो कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व है, तो इसका मतलब जनरल रिजर्व ऑलरेडी किसमें होगा? रिजर्व एंड सरप्लस में, तो इसे अलग से ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो ये तो हो गया इक्विटी। और अगर हम बात करें लॉन्ग टर्म डेब्ट की, जिसे अपन डेब्ट भी बोलते हैं, तो एक तो लॉन्ग टर्म लोन, ये हो गया डेब्ट, पब्लिक डिपॉजिट, ये भी हो गया डेब्ट, और कुछ नहीं है। ठीक है, ये नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, फिक्स एसेट, ये सब बेकार है। करंट रेशियो के लिए करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी हमारे सामने ही है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो अपन सॉल्यूशन देखते हैं डेब्ट इक्विटी रेशियो निकालने के लिए। पहला सॉल्यूशन 29, एक तो अपन लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसके लिए तो अपन को निकालना पड़ेगा डेब्ट इक्विटी रेशियो। डेब्ट इक्विटी रेशियो कितने के बराबर होता है? डेब्ट अपॉन इक्विटी, डेब्ट अपॉन इक्विटी। डेब्ट का मतलब है लॉन्ग टर्म डेब्ट, इक्विटी का मतलब है शेयर होल्डर फंड या नेटवर्थ। सर फिर लॉन्ग टर्म डेब्ट कितने हैं? लॉन्ग टर्म डेब्ट में यहां क्वेश्चन में दो चीजें आ जाएंगी लॉन्ग टर्म डेब्ट में। एक तो आपके लिए 10% लॉन्ग टर्म लोन दे रखा है, लॉन्ग टर्म लोन एट द रेट 10% इंटरेस्ट की रेट दे रखी है, वो पब्लिक डिपॉजिट दे रखा है। तो एक तो लॉन्ग टर्म लोन आ जाएगा, लॉन्ग टर्म लोन प्लस पब्लिक डिपॉजिट। तो लॉन्ग टर्म लोन अगर मैं देखूं क्वेश्चन में 40 लाख, पब्लिक डिपॉजिट 10 लाख, तो 40 लाख प्लस 10 लाख, 40 लाख प्लस 10 लाख, दैट इज 50 लाख। अच्छा सर, इक्विटी या शेयर होल्डर फंड कैसे आएगा?
एक तो शेयर कैपिटल है और एक रिजर्व्स एंड सरप्लस है। शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, शॉर्ट में लिख दिया मैंने R&S। शेयर कैपिटल 10 लाख की, रिजर्व एंड सरप्लस 15 लाख का। 10 लाख प्लस 15 लाख 25 लाख हो गया। 10 लाख प्लस 15 लाख दैट इज 25 लाख। तो डेप्ट इक्विटी रेशियो निकालो। डेप्ट मेरे पास 50 लाख का है और इक्विटी मेरे पास 25 लाख की है। तो यह आ गया 2:1। तो कमेंट नहीं लिख रहा, कमेंट भी लिख सकते हो, सेटिस्फैक्ट्री है लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन। और दूसरा आपके लिए शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन के लिए करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन के लिए करंट रेशियो निकालेंगे। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन, ये शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन एक ही मतलब होता है। करंट रेशियो, करंट रेशियो होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। क्वेश्चन में डायरेक्टली दे रखा है इसलिए मुझे कोई दिमाग लगाना नहीं है। करंट एसेट 16 लाख की, करंट लायबिलिटी 10 लाख की। 16 लाख और 10 लाख, 16 लाख और 10 लाख। तो ये आएगा 1.6:1। इसके लिए आप कमेंट लिख सकते हो एज इट इज लेस देन आइडियल रेशियो 2:1। आपको याद होगा करंट रेशियो का आइडियल रेशियो 2:1 होता है, उससे कम होता है तो खराब होता है। डेप्ट इक्विटी रेशियो तो 2:1 से कम होगा तो बढ़िया होगा, 2:1 तक सेटिस्फैक्टरी मान सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं करंट रेशियो के अकॉर्डिंग शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन इज नॉट गुड। आपके लिए शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन गुड नहीं है। द कंपनी मे नॉट बी एबल टू मीट इट्स शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन। शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन शायद मीट ना कर पाए क्योंकि करंट रेशियो कम है। इसी के साथ ये क्वेश्चन खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन डिस्कस करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 30। कैलकुलेट डेप्ट इक्विटी रेशियो फ्रॉम फॉलोइंग। सब डेप्ट इक्विटी रेशियो निकालना है, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 30, टेंजिबल फिक्स एसेट्स, इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स, ये टोटल फिक्स एसेट्स हो गई। करंट एसेट्स दे रखी है, करंट लायबिलिटी दे रखी है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स दे रखे हैं, लॉन्ग टर्म प्रोविजन दे रखे हैं। बहुत बढ़िया। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजन दोनों मिला के तो आपके लिए डेप्ट हो जाएंगे। आप जानते हो डेप्ट यानी लॉन्ग टर्म डेप्ट मतलब लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजन। समस्या यहां शेयर होल्डर फंड कैसे निकलेगा। अब वही बैलेंस शीट अप्रोच आपको ध्यान होना चाहिए। बैलेंस शीट में फिक्स एसेट्स इस साइड में होते हैं, करंट एसेट्स भी इस साइड में होता है, दोनों मिला के टोटल एसेट्स। टोटल एसेट टोटल लायबिलिटी के बराबर। इसमें से करंट लायबिलिटी माइनस कर दूं और नॉन करंट लायबिलिटी या लॉन्ग टर्म लोन जिसे बोलते हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, सॉरी लॉन्ग टर्म लोन्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजन दोनों मिलाकर ये माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास शेयर होल्डर फंड आ जाएगा। तो मैं निकाल सकता हूं शेयर होल्डर फंड। ठीक है, तो चलिए देखते हैं जरा। सबसे पहले तो मैं डेब्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला लिख लेता हूं सॉल्यूशन में। 30 डेप्ट इक्विटी रेशियो, ये डेप्ट अपॉन इक्विटी, डेप्ट हमारे पास है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजन 16 लाख और 1,50,000। तो 16 लाख और 1,50,000 दैट इज योर डेप्ट 17,50,000। इक्विटी के लिए अपन कह सकते हैं नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट, टोटल एसेट हो गया, माइनस करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी माइनस नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी यानी लॉन्ग टर्म डेप्ट, ये आपके लिए। अब इसको कई बार इस तरह भी लिखते हैं, नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी यानी प्लस वर्किंग कैपिटल माइनस नॉन करंट लायबिलिटी, ऐसे भी लिख लेते हैं।
मतलब वही है, कोई फर्क नहीं है, क्योंकि आपके सॉल्यूशंस में ऐसा लिखा हुआ है। तो करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। नॉन करंट एसेट्स हमें मालूम है, फिक्स एसेट्स हमारे पास दो तरीके की है, दोनों को जोड़ लेंगे। 24,50,000 प्लस 3,00,000, ये नॉन करंट एसेट है। 24,50,000 प्लस 3,00,000 प्लस करंट एसेट्स, मैं इस वाले फॉर्मूले को देख के कर रहा हूं। करंट एसेट 3,34,000 है, वो जुड़ जाएगा। माइनस वर्किंग कैपिटल माइनस करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी मेरे पास 84,000 है, वो माइनस कर देते हैं। 84,000 और माइनस नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी डेप्ट बोल सकते हैं या बोल सकते हैं लॉन्ग टर्म डेट, यानी 16 लाख प्लस 1,50,000। तो 24 लाख प्लस 3 लाख, ये आ गया 27,50,000 प्लस करंट एसेट, कितने दे रखे हैं करंट एसेट्स? 3,34,000। एक 3 ज्यादा दिख रहा है मुझे यहाँ पर, 3 लाख, एक जीरो ज्यादा है, एक जीरो कम कर देते हैं। प्लस 3,34,000 माइनस 80,000 और माइनस 17,50,000। 27,50,000 प्लस 3,34,000, इन दोनों को टोटल कर लेते हैं। 30,84,000 माइनस इसमें से 80,000 और माइनस 17,50,000। 84,000 हाँ 84,000 84,000 क्या चीज? 84,000, अच्छा ये 84,000, सॉरी, यहाँ भी सही करूं और इधर भी सही करूं, दोनों जगह 84,000 है, तो दोनों जगह ही सही करना पड़ेगा मुझे। 84,000, चलो 30,84,000 में 84,000 माइनस किया और माइनस किया 17,50,000, तो मेरे पास आ गया 12,50,000 रुपीज। 12,50,000। तो मेरा डेप्ट इक्विटी रेशियो जो है वो आ जाएगा, डेप्ट इक्विटी रेशियो, डेप्ट हमारा आ गया 17,50,000, इक्विटी आ गया 12,50,000। तो देख लेते हैं 17,50,000 डिवाइडेड बाय 12,50,000, दैट इज 1.4:1 1.4:1। आंसर चेक कर लेते हैं। 1.4:1, तो सेटिस्फैक्टरी है, कमेंट में लिखेंगे इट इज गुड। The long-term solvency position of the firm is good as it is less than 2:1। 2:1 से कम है तो इसे सही माना जाता है। तो ये आंसर आ गया। इसमें जो आपके लिए खास ध्यान देने वाली बात, जो बैलेंस शीट की याद होना चाहिए, बैलेंस शीट का बेसिक स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए। इससे क्या है, आपको कोई भी इंफॉर्मेशन देगा ना तो इधर उधर करके उस बैलेंस शीट के फॉर्मेट में रख के आप निकाल सकते हो कि आप बैलेंसिंग क्या बच रहा है। ये आगे तक काम में आएगा, जो मैंने स्ट्रक्चर बताया, बहुत बेसिक स्ट्रक्चर बैलेंस शीट का, यह आगे तक आपको काम में आएगा। आगे बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 31 देख रहे हैं। कैलकुलेट डेप्ट इक्विटी रेशियो फ्रॉम फॉलोइंग: टोटल एसेट, टोटल डेट, करंट लायबिलिटी। देखो भाई, हमें डेप्ट इक्विटी रेशियो निकालना है 31 में। डेप्ट की बात करूं तो टोटल डेप्ट दे रखा है, टोटल डेप्ट में से करंट लायबिलिटी माइनस कर दूं तो आपके लिए लॉन्ग टर्म डेप्ट आ जाएगा, जो कि डेप्ट कहलाता है। तो टोटल डेप्ट आपके लिए कितना दे रखा है? टोटल डेप्ट का मतलब करंट और नॉन करंट दोनों। तो आपके लिए 1,50,000 माइनस 30,000, 1,50,000 माइनस 30,000, ये आ गया 1,20,000। और इक्विटी के बारे में बात करें तो देखो, इक्विटी थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देने वाला है। टोटल एसेट दे रखी है, टोटल एसेट्स मतलब टोटल लायबिलिटी, बात एक ही होती है। टोटल एसेट्स इक्विटी में, टोटल एसेट्स में से टोटल डेट माइनस कर दूं। सर ये कैसे?
समझो, बैलेंस शीट दे रखी है आपके सामने, अभी मैंने बताई, ये बैलेंस शीट बताई थी, इसमें सब हटा देता हूं एक बार। देखो टोटल एसेट दे रखी है, मान लो टोटल एसेट 10 लाख की है, तो टोटल लायबिलिटी भी कितने की होंगी, 10 लाख की। अब टोटल डेप्ट, नॉन करंट और करंट लायबिलिटी मिला के टोटल डेप्ट होता है 8 लाख का दे रखा है। तो टोटल डेप्ट, टोटल एसेट्स में से अगर मैं टोटल डेट माइनस करता हूं तो क्या बचेगा मेरे पास, शेयर होल्डर फंड। तो टोटल एसेट्स में से टोटल डेट माइनस कर दूंगा, टोटल डेट मतलब करंट और नॉन करंट, तो आपके लिए शेयर होल्डर फंड ही बचेगा। तो शेयर होल्डर फंड निकाल लेते हैं। टोटल एसेट्स हमें क्वेश्चन में दे रखी हैं, टोटल एसेट्स 2,30,000 की, 2,30,000 की, माइनस टोटल डेट, टोटल डेट हमारे को दे रखा है 1,50,000 का। टोटल एसेट में से टोटल डेट माइनस कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 2,30,000 माइनस 1,50,000, दैट इज 80,000। तो डेप्ट इक्विटी रेशियो आ जाएगी, डेप्ट इक्विटी रेशियो टोटल, डेप्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला याद है, डेप्ट अपॉन इक्विटी। डेप्ट बोलो, लॉन्ग टर्म लोन बोलो, लॉन्ग टर्म लोन बोलो, या लॉन्ग टर्म आपके लिए बोरोइंग्स भी बोल सकते हैं, प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन। डेप्ट आपके लिए आ गया 1,20,000, इक्विटी हो गया 80,000। तो अगर अपन देखें तो 1,20,000 डिवाइडेड बाय 80,000, ये आ गया 1.5:1। अगेन कमेंट में लिखेंगे इट इज सेटिस्फैक्टरी, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन इज गुड, 1.5:1 is less than 2:1, that is the company is less risky. अब क्वेश्चन नंबर 32 आपको दे रखा है, डेप्ट इक्विटी रेशियो ऑफ ए कंपनी इज 1:2। डेप्ट इक्विटी रेशियो पहले से दे रखी है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन विल इंक्रीज, डिक्रीज और नॉट चेंज। अब इन ट्रांजेक्शन की वजह से डेप्ट इक्विटी रेशियो चेंज होगी कि नहीं होगी। डेप्ट इक्विटी रेशियो 1:2 दे रखी है, सॉल्यूशन 32, डेप्ट इक्विटी रेशियो 1:2 दे रखी है। आपको मालूम है डेप्ट इक्विटी रेशियो मतलब डेप्ट अपॉन इक्विटी, डेप्ट मतलब लॉन्ग टर्म लोन और इक्विटी मतलब शेयर होल्डर फंड नेटवर्थ। तो 1:2 है, तो लेट अस अज्यूम ये 1 लाख का है और इक्विटी मान लेते हैं 2 लाख रुपए की है। चेंज आपके लिए लाके देखेंगे हर केस के अंदर। सबसे पहला केस है इशू ऑफ इक्विटी शेयर, फर्स्ट केस है इशू ऑफ इक्विटी शेयर, इशू ऑफ इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं तो क्या होगा, एक काम करते हैं, लेट अस अज्यूम rupees 1 lakh equity share has been issued. ऐसा मान लेते हैं 1 लाख के इशू है। अब 1 लाख के इशू होंगे तो डेप्ट इक्विटी रेशियो पे क्या फर्क पड़ेगा। देखो अगर शेयर इशू होंगे तो डेप्ट पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि शेयर इशू होता है तो कैश आता है और एक शेयर कैपिटल बढ़ती है, तो डेप्ट तो वो का वही रहेगा 1 लाख का। पर शेयर इशू होंगे तो आपके लिए इक्विटी बढ़ जाएगी, 2 लाख से 1 लाख बढ़ जाएगी, क्योंकि आपके लिए शेयर होल्डर फंड बढ़ जाएगा इक्विटी शेयर से। तो ये हो जाएगा 1 लाख डिवाइडेड बाय 3 लाख, यानी 1:3। तो बेटर हो जाएगा और बेहतर हो जाएगा, इंप्रूव। बट डिक्रीज होती है तो इसे इंप्रूव बोलते हैं। वैसे डेप्ट इक्विटी रेशियो डिक्रीज हो रही है, तो डेप्ट इक्विटी रेशियो डिक्रीज हो रही है और फाइनेंशियल पोजीशन इंप्रूव हो रही है। तो इसमें आपने डेप्ट इक्विटी रेशियो के लिए पूछा तो अपन सिंपली आंसर लिख सकते हैं डिक्रीज, कम हो रही है डेप्ट इक्विटी रेशियो, क्योंकि जितनी कम होती जाती है डेप्ट इक्विटी रेशियो, फाइनेंशियल पोजीशन उतनी बढ़ती जाती है, बढ़िया होती जाती है। डेप्ट इक्विटी रेशियो कम होने का मतलब है हमारे पास उधार कम है। कैश रिसीव फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल, कैश आया ट्रेड रिसीवेबल से,
डेटर से कैश आया, क्या फर्क पड़ता है? डेटर से कैश आता है तो एंट्री क्या होती है? कैश रिसीव्ड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल। कोई बता सकता है मुझे कि डेटर से पैसा आया, ट्रेड रिसीवेबल डेटर से पैसा आया तो क्या एंट्री होती है? कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। पैसा आएगा, कैश बढ़ जाएगा, डेटर कम हो जाएंगे तो करंट एसेट बढ़ेगा, करंट एसेट कम होगा, डेट और इक्विटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो नो चेंज, सीधे लिख सकते हो नो चेंज, क्योंकि ना तो लॉन्ग टर्म डेट बढ़ रहा है ना शेयरहोल्डर फंड बढ़ रहा है, तो इसीलिए इस केस के अंदर नो चेंज। थर्ड देख लेते हैं, तीसरा, सेल ऑफ गुड्स ऑन कैश बेसिस। सामान बेचा, सामान बेचते तो एंट्री क्या होती है? इससे आपको पता चल जाएगा क्या हो रहा है। बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। हाँ, सेल ऑफ गुड्स ऑन कैश बेसिस। अब इससे क्या हुआ? कैश बढ़ गया, कैश आया और इन्वेंट्री कम हो गई, गुड्स चली गई। इससे क्या हुआ? कैश बढ़ गया और इन्वेंट्रीज गुड्स चली गई, तो नो चेंज, क्योंकि ना डेट पे फर्क आया ना इक्विटी पे फर्क आया। फोर्थ, चौथा, रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, इससे फर्क आएगा। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स रीपे करेंगे, रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग, let us assume loan of 50,000 has been repaid। ऐसा मान लेते हैं लॉन्ग टर्म लोन है 50,000 का, उसको रीपे कर दिया। अब लोन चुकाऊंगा तो लोन अकाउंट डेबिट टू कैश, लोन कम हो जाएगा और कैश कम होगा। लोन कम होगा तो डेप्ट इक्विटी रेशियो पे क्या फर्क आएगा? डेप्ट इक्विटी रेशियो, पहले डेप्ट मेरे पास 1 लाख का था, 50,000 का मेरा लोन चुक गया तो डेप्ट कम हो जाएगा, इक्विटी पे कोई फर्क नहीं आएगा। कैश जाएगा तो कैश तो आपके लिए करंट एसेट का पार्ट होता है, तो 50,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख, तो इसे देखूं तो ये आ जाएगा 4 जीरो गए 5, 1:4 हो जाएगा। तो डिक्रीज ही हो रहा है, कम ही हो रहा है, डिक्रीज, इसका इफेक्ट आएगा, डिक्रीज होगा। तो आपके लिए फोर्थ का डिक्रीज। परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, फिफ्थ, पांचवा, परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, सामान खरीदा मैंने उधार पे, अब सामान खरीदता हूं तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, सॉरी, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। परचेज गुड्स आ रही है, इन्वेंट्री बढ़ेगा, इन्वेंट्री करंट एसेट होती है, और क्रेडिटर बढ़ेंगे वो करंट लायबिलिटी होगा। तो करंट एसेट और करंट लायबिलिटी पे इफेक्ट डाल रहा है, ना डेब्ट पे फर्क डाल रहा है ना इक्विटी पे फर्क डाल रहा है, इसीलिए नो चेंज। आप पूरी कहानी भी लिख सकते हो कि व्हेन वी परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, स्टॉक इंक्रीजेस, that is inventory increases, which will increase current asset, and creditor will be increased, that will increase current liability. There is no impact on long term debt or shareholder fund, thus no change। ये पूरी कहानी ऐसे भी लिखी जा सकती है। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया? 32। अब सेम इसी पैटर्न पे क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 33। ये होमवर्क है इंक्रीज डिक्रीज का, ये होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 33, सिर्फ इंक्रीज डिक्रीज बताना है। कल मैं इसका नेक्स्ट रेशो के बारे में बात करूंगा। नेक्स्ट रेशो कौन सा है इसके अंदर? टोटल एसेट टू डेप्ट रेशो। नेक्स्ट रेशो में कल जो डिस्कस करूंगा डेट इज टोटल एसेट टू डेप्ट रेशो। नेक्स्ट रेशो ये कल डिस्कस करूंगा, टोटल एसेट टू डेप्ट रेशो। तो चलिए